नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। मैं वरुण कुमार आपका बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज देखिए हम चर्चा करने वाले हैं मेंस पर, यानी बीपीएससी मेंस पर आज हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जब मेंस की बात होती है तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उत्तर लेखन की, कि आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए आंसर तो बहुत कोई लिख सकता है, लेकिन एक बेहतर आंसर कैसे लिखें, क्योंकि देखिए आंसर तो आपने स्कूलों में भी लिखा होगा, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि एक लॉजिकल आंसर, एक टेक्निकल उत्तर, जो प्रश्न की मांग है उसके अनुरूप उत्तर आपको कैसे लिखना है, इसी चीज पर आज बात करेंगे और एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि मैं ये सेशन अगर आपको मैं बता रहा हूं तो इसके बाद आप आंसर राइटिंग में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको केवल गाइड कर रहा हूं कि आप ऐसा लिखिए। हो सकता है कि आपके पास कुछ दूसरा तरीका होगा और वो आपको बेहतर लगता होगा, या फिर किसी दूसरे ने आपको गाइड किया होगा। अगर वो तरीका अच्छा है तो उस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां गाइड कर रहा हूं, या फिर कोई भी सर आपको यहां पर गाइड ही कर सकते हैं। कोई आपके बदले उत्तर जाकर के लिख नहीं सकता है उस 10 मिनट 15 मिनट में। आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो एक जो ड्राइवर होता है ना, वो किसी को गाड़ी चलाना 10-15 दिन में सिखा देता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति जिसने गाड़ी चलाना सीखा है, क्या वह 10-15 दिन में ट्रेंड हो जाता है, पूरे अच्छे ढंग से चला सकता है? नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद से गाड़ी ड्राइव करना पड़ेगा, अपने मन का फियर हटाना पड़ेगा। तो ठीक आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा, जूझना आपको खुद पड़ेगा। कैसे कम समय में एक बेहतर आंसर लिखते हैं वो केवल और केवल आपके प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा। तो केवल इस जो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसके बाद आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। हालांकि कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैं भी आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि मान लो मैंने आपको बता दिया ऐसे 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 करना है, किसी ड्राइवर ने आपको बता दिया ऐसे 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 गाड़ी चलाना है, तो चला के भी तो दिखाना पड़ेगा। तो मैं भी आपको कुछ आंसर्स इसी फॉर्मेट में, कुछ आंसर राइटिंग आपके साथ डिस्कस भी करूंगा आने वाले सेशंस में। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम किसी भी प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में 3 खंड होते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। 3 खंड कौन कौन से हैं भाई? एक होता है इंट्रोडक्शन, यानी जिसको हम कहते हैं प्रश्न का परिचय। दूसरा होता है मुख्य भाग, और तीसरा होता है कंक्लूजन। मुख्य भाग और निष्कर्ष। अब देखिए तीनों पर हम बारी बारी से आकर चर्चा करेंगे। अगला जो है इस पर तो हम आते हैं थोड़ी देर में। जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल दिया, व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, डिस्कस सम प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या एग्री मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में समस्या क्या है? बिल्कुल आसान सवाल है, कोई झमेला नहीं है कि कहां से स्टार्ट करना है। आपसे पूछ ही दिया व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चों को समझ ही नहीं आता है शुरू कहां से करें और कहां तक लेकर जाएं, अंत कहां करें, मुख्य भाग में क्या रखें। क्योंकि उनको कुछ बातें पता होती है, उनको लगता है वो मुख्य भाग में लिखूं, वो इंट्रोडक्शन में लिख दूं, या फिर वो कंक्लूजन में लिख दूं। तो इसीलिए इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। तो यहां पर जो है, अब देखो ये तो सिंपल सवाल है जिसमें डेफिनेशन और उसका प्रॉब्लम्स पूछा है, जिसमें आप आगे जाकर एक कंक्लूजन भी दे सकते हैं, कुछ सुधार की बात भी कर सकते हैं कि कैसे ये चीजें अच्छी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे देखिए ये यूपीएससी ने सवाल पूछा था, हालांकि उस समय 250 लिखा है, उसने 150 वर्ड्स में सवाल पूछा था यूपीएससी 2020 में, कि व्हाट आर द मेन कॉन्स्टेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। जो कृषि उपज है उसके विपणन में, यानी उसकी मार्केटिंग में, उसके परिवहन में क्या समस्याएं हैं, इस पर बात हुआ था। अब देखिए यहां पर ना इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो ये पहला सवाल था, पहला सवाल का अगर मैं बोलूं कि इसके इस सवाल की मांग क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसकी मांग जो है वो सिंपल है। डिमांड है कि भाई एग्री मार्केटिंग का डेफिनेशन लिखिए, एग्री मार्केटिंग से फायदे अगर लिखना है तो लिख दीजिए कुछ चार्ट बनाकर, उसके उसके प्रॉब्लम्स को लिखना है, और कुछ वे फॉरवर्ड यानी उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, या सरकार ने स्टेप्स लिया है तो क्या लिया है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मुख्य फोकस एग्री मार्केटिंग और उससे रिलेटेड चैलेंजेस, यानी उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उससे है, बेसिकली समस्याओं से ही है। तो पहला सवाल तो सिंपल था, उसका डिमांड। लेकिन जो दूसरा सवाल है, बहुत बार ना आपको समझ में नहीं आता कि सवाल का डिमांड क्या है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो हियर क्या डिमांड है सवाल की, तो सवाल का सीधा डिमांड है कि भाई बाधा पूछ रहा है, यानी मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन में बाधाएं क्या हैं,
इस पर बात कर रहा है कि ठीक है सरकार ने ढेर सारे स्टेप्स लिए, लेकिन बाधा क्या है। तो सवाल का जो मुख्य फोकस है वो बाधा पर है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा उसका जो बॉडी होगा उसमें अगर सबसे ज्यादा अगर आप किसी चीज पर बात कर रहे होंगे तो वो बाधाओं पर बात कर रहे होंगे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन, गवर्नमेंट स्टेप्स, इस पर आप बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका मुख्य जो फोकस होगा वो बाधाओं पर होगा, क्योंकि सवाल जो है वो बाधा पर है। ठीक है, तो यही आपको सबसे पहले समझना है कि सवाल की मुख्य मांग क्या है। ठीक है, जैसे बहुत बार सवाल आता है कि महिलाओं के लिए इतने सारे प्रयास किए गए सरकार के द्वारा, लेकिन महिला सशक्तिकरण अभी भी नहीं हो पाया है। तो यहां पर भी क्या है, सरकारी जो योजनाएं हैं या सरकार की नीतियां हैं उसमें क्या खामियां हैं, वो मुख्य सवाल का डिमांड है। सवाल का मुख्य मांग जो है वो वही है कि उस नीतियों में क्या खामियां हैं। तो आपको अल्टीमेटली जो है ना वो डिमांड समझना है सवाल का। जैसे ये सवाल, इसमें क्या है कि भाई समस्याएं क्या है, ये डिमांड है सवाल का। इस सवाल में भी डिमांड है कि समस्या क्या है, लेकिन दोनों में डिमांड अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्यों? एक में डिमांड स्पष्ट तौर पर ऐसे लिख दिया है कि भाई समस्या बताइए, और एक में डिमांड आपको लाइन पढ़ करके समझना है कि इसमें समस्या क्या है। तो यही दोनों में अंतर है। तो सवाल जो डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो वह कुछ इसी प्रकार से हो जाता है कि भाई सवाल के शब्द को बदल दिया जाता है। आपको सवाल के मांग को समझना है कि वो मांग क्या रहा है। मांगेगा चाहे तो मान लीजिए आप क्या क्या मांग सकता है सवाल में जो है, वो तो डेफिनेशन की डिमांड हो सकती है। दूसरा कि भाई इसके लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए, इसकी सवाल में मांग हो सकती है। तीसरा, समस्याएं क्या है। चौथा, कुछ भी से भी, गरीबी की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, तो बेरोजगारी में सरकार के स्टेप्स पर बात हो सकती है सवाल में। सरकार के स्टेप्स के बाद जो मांग हो सकती है कि इससे संबंधित चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या है। इन 4-5 चीजों पर ही सवाल में मांग होती है। आपको समझना है कि उस सवाल में मांग किस प्रकार का है। तो अलग अलग सवालों में ना अलग अलग प्रकार से मांग होती है। इसको समझना है कि अलग अलग सवालों में अलग अलग ढंग से मांग होती है। ठीक है, तो की डिमांड समझना है। अब देखिए, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन लिखने का जो तरीका है वो किस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखने का जो तरीका है वो कैसा हो सकता है, इसको समझिए। यहां पर सबसे पहले है कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो एक तरीका है कि डेटा या फैक्ट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई चलो इससे रिलेटेड कोई नीति आयोग की रिपोर्ट आई, अगर मान लेते हैं गरीबी की बात हो रही है, तो आप नीति आयोग का कोई रिपोर्ट दे सकते हैं कि नीति आयोग ने, जो नीति आयोग का एमपीआई है उसमें यह बात कही, या फिर यूएनडीपी के एमपीआई में यह बात कही गई, या फिर सुरेश तेंदुलकर समिति में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर समिति की बात आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है 3-4 फैक्ट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप डेटा के माध्यम से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। डेफिनेशन, ये तो सबसे आसान तरीका है कि भाई जैसे एग्री मार्केटिंग। अब देखिए, इस पूरे जो लाइन है जो मैंने आपको बताया है, इस पूरे लाइन में इस वाले में तो सीधे सीधे डेफिनेशन ही पूछ दिया। इस पूरे लाइन में आपको क्या लगता है? तो पूरे लाइन में यहां पर मार्केटिंग की बात है, तो अगर आपको मन करे तो आप एग्री मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि उस पूरे क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को निकालिए। जैसे गरीबी एक समस्या है, मान लेते हैं ये एक सवाल है, तो इसमें कीवर्ड क्या है? समस्या तो कीवर्ड नहीं है, इसमें कीवर्ड है गरीबी। बेरोजगारी एक समस्या है, इसमें कीवर्ड क्या है? बेरोजगारी। तो आप उस कीवर्ड को निकालिए और उस कीवर्ड को निकालने के बाद उसका डेफिनेशन लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहां पर भी आप एग्री मार्केटिंग से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई रीसेंट अगर आपने न्यूज पढ़ा है, जैसे अभी हाल में नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है वो आपने पढ़ लिया, महिला सशक्तिकरण से कोई रिपोर्ट है, स्कूल एजुकेशन से संबंधित कोई रिपोर्ट है, मतलब सवाल अलग अलग सवालों पर डिपेंड करेगा। एग्री मिनिस्ट्री का कोई रिपोर्ट है तो एग्री मार्केटिंग से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो उसको बात कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों जो है ना, ये तो वो बात है कि करंट को यहां से जोड़ना है। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़े हुए हैं तो वो यहां से जुड़ेगा। जैसे एग्री रिलेटेड अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो उस बात को आप यहां से जोड़ सकते हैं, इसमें और इसमें स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। और नहीं तो आपके पास सिंपल तरीका है कि आप भाई डेफिनेशन से स्टार्ट करिए और डेफिनेशन को लिख दीजिए। जैसे ही आपने डेफिनेशन लिखा या फिर तीनों तरीके से स्टार्ट किया। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या तीनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कि डेटा भी लिख दिए, कुछ रिसेंट न्यूज भी लिख दिए और डेफिनेशन भी लिख दिए? बिल्कुल, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले उसके इसमें डेफिनेशन लिख दीजिए और डेटा और कोई रिसेंट न्यूज है तो वो भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद जो है मुख्य जो भाग होगा उसमें सवाल की मुख्य मांग क्या है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे सवाल की मुख्य मांग इसमें थी कि भाई एग्री मार्केटिंग का प्रॉब्लम क्या है, यानी उसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं, तो कांस्टेंट पर हमारा मुख्य फोकस होगा। जैसे मैं एग्री मार्केटिंग में सबसे पहले डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि दो शब्द से मिलकर बना है एग्री और मार्केटिंग, यानी कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री और साथ ही साथ कृषि उत्पादों को ग्रो करना, यह भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल होती है। जब हम सवाल पर बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि एग्री मार्केटिंग का मतलब केवल नहीं है कि केवल ये नहीं है कि कृषि उपज को बेचना, इसके अंतर्गत कृषि उत्पादों को जमा करना जिसको हम असेंबलिंग कहते हैं, ठीक है, कृषि उत्पादों का ग्रेडिंग करना, ठीक है, उसके क्वालिटी के आधार पर अलग अलग ग्रेड में डालना। कैसे आपको आपकी मार्क्स के आधार पर अलग अलग ग्रेड में डाला जाता है, वैसे ही जैसे आलू है अलग अलग क्वालिटी का है, तो जैसा जो क्वालिटी का है उसको एक ग्रेड में डालना, अगले ग्रेड में डालना, जिस प्रकार की क्वालिटी है और अन्य पैरामीटर के आधार पर उसकी ग्रेडिंग करना, ठीक है। जो मान लो हाई क्वालिटी बीज के साथ आलू को का उत्पादन कर रहा है उसकी जो ग्रेडिंग होगी वो अच्छी होगी। उसके बाद उसका भंडारण करना, स्टोरेज करना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और तब डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा प्रोसेस जो है ना एग्री मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। केवल कृषि उत्पाद को खरीदना और बेचना ही नहीं, इसके अंतर्गत ये 5 चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, कोई आपको रिसेंट रिपोर्ट कोई रिसेंट डेटा पता हो उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। जैसे बीपीएससी में बड़ा आंसर लिखना रहता है तो वहां आप लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर में रहे तो आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको लगे कि भाई चलो लिखना है इस प्रकार का आंसर जिसमें हमको सब कुछ करना है तो बहुत बार क्या करिए, ये चूंकि सवाल में मांग तो है नहीं इसकी, तो आप क्या करिए एक एरो बना करके दिखा दीजिए कि भारत में कृषि मार्केटिंग के अलग अलग सिस्टम है। जैसे गांव में बेचना, जो गांव का मार्केट होता है डेली बेसिस पर, या फिर जो मार्केट होता है जो गांव में हटिया वगैरह लगता है 15 दिन पर वहां बेच देना, या फिर मंडी में जाकर बेच देना, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कर देना। कुछ किसान मिल गए और उन्होंने एक कोऑपरेटिव बना लिया और उन्होंने फिर अपना उत्पाद बेचना प्रारंभ किया। कुछ किसान मिलकर जब ये काम करेंगे तो फिर जो बार्गेनिंग होता है वो भी करना आसान हो जाएगा, सौदेबाजी आसान हो जाएगी क्योंकि मिलकर काम होगा। तो ये जो है आप एक चार्ट के माध्यम से या फिर इस प्रकार का जो डायग्राम होता है इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये मुख्य मांग नहीं है, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ये इन बातों को लिख सकते हैं, ठीक है। मेन जो है कृषि विपणन की समस्या, उसमें आप कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे और चूंकि सवाल जो है वो बड़ा अगर लिखने आएगा तो समस्याओं पर एक एक लाइन दो दो लाइन लिख भी देंगे, ठीक है। जैसे इम्प्रॉपर वेयरहाउस, अनुचित गोदाम। अब भाई क्या है, सामान जो है गांव में गोदाम की व्यवस्था है नहीं, किसान के पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो गोदाम में रखेगा सामान, कहां से गोदाम बनाएगा, क्यों, तो क्या करना होगा, गोदाम की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, वेयर हाउस की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा किसान का जो उत्पाद है वो सड़ जाएगा, चूहे खा जाएंगे। तो एक दो लाइन इस पे लिख दिया, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ एक दो लाइन जो है वो आपको इसमें लिख देना पड़ेगा क्योंकि सवाल की मुख्य मांग यही थी, इसलिए इस पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुधार के लिए उठाए गए कदम हैं तो कुछ कदमों पर चर्चा कर देंगे, केवल नाम लिख सकते हैं या फिर अगर आपको लगे तो बहुत होगा तो एक लाइन लिख सकते हैं। छोटा सवाल है, शॉर्ट आंसर में है तो बिल्कुल नहीं लिखिए, केवल नाम लिखिए और आगे बढ़िए। तो डिपेंड करेगा कि सवाल शॉर्ट आंसर है या बड़ा आंसर है। शॉर्ट आंसर है तो जो सवाल की मुख्य मांग थी, इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिख दी, मुख्य मांग को जो है वो आप थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दीजिए। और अगर जहां तक बात आ जाएगी कि भाई सवाल जो है वो बड़ा है तो उसमें आप इंप्रूवमेंट्स में भी कुछ एक दो लाइन बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिए ताकि जो है सारे पक्षों को विस्तार से कवर किया जा सके। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर केवल इंप्रूवमेंट्स पर सवाल आया है या फिर प्रॉब्लम्स पर सवाल आया है तो 38 नंबर केवल प्रॉब्लम्स लिखेंगे, नहीं, प्रॉब्लम्स तो लिखेंगे फिर सॉल्यूशन को भी विस्तार से लिखेंगे। लेकिन छोटा सवाल है तो चूंकि सॉल्यूशन फोकस्ड प्रॉब्लम फोकस्ड सवाल है तो प्रॉब्लम पर ज्यादा लिखेंगे, सॉल्यूशन पर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको लिख देंगे, एक एक लाइन बस इसमें बातें कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अंत में, जैसे ये क्या है, ये बड़ा सवाल है तो हम अलग अलग जो भी सरकार स्टेप्स लेकर आई उसका हमने अलग अलग चर्चा किया, ये हम डेली क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास वाले बच्चे जानते भी होंगे कि उसको हम लोग डेली कर रहे हैं और हम लोग यूट्यूब पर भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन जो है वो लिख देंगे और कंक्लूजन में हम एसडीजी लक्ष्यों से जोड़ सकते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से हमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर
जो हम एसडीजी की बात करते हैं, जिसमें हम नो हंगर की बात करते हैं कि भूखमरी ना हो, गरीबी के सभी फॉर्म्स को हटाया जाए, वो संभव हो सकेगा। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि यहां पर मैंने 4 समस्याएं लिखी, यहां पर मैंने 4 स्टेप्स लिखे गवर्नमेंट के, तो वही आप भी लिखेंगे, नहीं। ढेर सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, जिसमें से आपको 4-5 याद है, वो लिख दिया आपने, मैंने भी वही किया है। अब हर स्टेप्स तो आप लिख नहीं पाएंगे कि अरे सर मेरा वाला तो छूट गया, आपने ये नहीं लिखा, आपको नहीं आता था, ऐसा नहीं है। आपको तो 5-7 ही लिखना है ना। अब ये थोड़े कि स्टेप्स अगर सरकार ने 50 उठाए तो 50 लिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है यही बात है कि सवाल के मुख्य फोकस को समझना है, सवाल कितना बड़ा लिखना है यह भी समझना है। आप कुम्हार हैं, आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी की जो मूर्ति है उसका आकार कैसा देना है। छोटी डिमांड अगर है तो मिट्टी की मूर्ति छोटी बनानी है, बड़ी डिमांड अगर है तो मिट्टी की मूर्ति बड़ी बनानी है। लेकिन सामने वाले के डिमांड को जरूर समझना है कि सामने वाला क्या चीज चाहता है, किस प्रकार का चित्र चाहता है। ये सामने वाले के डिमांड को आपको समझना है और उस पर ज्यादा फोकस करना है। फिर इर्द गिर्द पर कम करना है अगर छोटा चीज चाहिए, और इर्द गिर्द पर ज्यादा करना है अगर आंसर बड़ा चाहिए। तो यही अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। धीरे धीरे जब हम आंसर को लिखने लगेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि इंट्रोडक्शन से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखेंगे। इस कंक्लूजन, जैसे आज यहाँ कंक्लूजन जो ये लिख रहे हैं पॉवर्टी में, उसको अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे यूज करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें आप धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे उसको कर सकते हैं। ये एक दिन में वैसे भी समझ में नहीं आएगा। और हमारा जो है बीपीएससी वाला का मेंस जो आप समझ सकते हैं मार्क्स बूस्टर जो बुक है वह भी आ चुका है मेरे पास, पॉलिटी का आ गया है। धीरे धीरे ये भी आपको मिल जाएगा। वरुण सिंह फैमिली टेलीग्राम ग्रुप है, वरुण सिंह फैमिली, उस टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, उसमें ऐड हो जाइए, वहां पर भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो आंसर राइटिंग कराता हूं तो डेली, अब तो वादा किया बच्चों से कि कम से कम वीक में 4-5 मॉडल आंसर आपको दूंगा, यह भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जाकर के उस चीज को का लाभ जो है वो जरूर से जरूर आप सभी बच्चे उठाएं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच।